हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में बेसिस सेकेंड ईयर में हम आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव्य जिसमें वे द्रव्यगम जिनका क्रांतिक विलयन ताप उच्च हो तथा जिनका क्रांतिक विलयन ताप निम्न हो तथा जिनके उच्च व निम्न दोनों क्रांतिक विलयन ताप हों एवं क्रांतिक विलयन ताप पर अशुद्धियों का प्रभाव अमिश्रणीय द्रव्य भाप पासवन तथा नेन्सट वितरण नियम तथा इसके अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आंशिक रूप से मिश्रण द्रव्य के उदाहरण हैं फिनोल जल, एनिलीन जल आदि। आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव्य पार्शली मिसिबल लिक्विड वे पेयर लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे में एक निश्चित सीमा तक ही विलय होते हैं। जैसे फर्स्ट है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वे द्रव्यगम जिनका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर अपर होता है। इसका उदाहरण है फिनोल जल तंत्र। जैसे ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये फिनोल जल तंत्र का पारस्परिक विलेयता वक्र है, जिसमें जो ये पीएस दिखाया गया है, ये पीएस है, ये फिनोल का जल में विलेयता वक्र तथा क्यूएस जल का फिनोल में विलेयता वक्र को दर्शाता है। पीएस वक्र के बाईं ओर ये बिंदु जे है, जिस पर यहाँ पर फिनोल का जल में असंतृप्त विलयन है, जबकि वक्र क्यूएस के दाईं ओर बिंदु के है, जहाँ पर द्रव की एक सतह होगी और यह भी जल का फिनोल में असंतृप्त विलयन होगा तथा ए व बी बिंदु क्रमशः फिनोल का जल में तथा जल का फिनोल में होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। अतः इन दोनों परतों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर फिनोल परत का द्रव्यमान अपोन जल परत का द्रव्यमान बराबर दूरी CA अपोन दूरी CB प्राप्त होता है। और ये वक्र में जो सबसे उच्चतम बिंदु है वह S है। इस पर दोनों परतों फिनोल परत जल परत का कंपोजिशन इक्वल हो जाता है एवं सॉल्यूशन होमोजीनियस हो जाता है। इसके लिए ताप 68 डिग्री सेल्सियस तथा कंपोजिशन 36.1% फिनोल है। इस टेम्परेचर को ही हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। अब सेकंड है वे पेयर लिक्विड जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो, लोअर हो। तो इसमें ये जो डायग्राम दिखाया गया है वह इसका उदाहरण है ट्राइइथाइल एमीन जल तंत्र। यहाँ स्टार्टिंग में 100% जल है और 0% TE है। यहाँ पे 100% TE और 0% जल है। यहाँ पर जो बिंदु S है वो क्रिटिकल सॉल्यूशन पॉइंट है तथा यह टेम्परेचर जो TS है यहाँ पर अथवा इससे नीचे पर जल और TE का हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और जैसे ही हम टेम्परेचर को TS से अधिक बढ़ाते हैं तो ये जो होमोजीनियस सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ था वह 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। एक लेयर तो TE का जल में विलयन की तथा दूसरी लेयर बनती है जल का TE में सॉल्यूशन की। और 2 परतों का संगठन यहाँ पर ताप T पर 2 परतों का संगठन A व B के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 18.5 डिग्री सेल्सियस तथा यह कंपोजिशन 50% है। थर्ड है कि लिक्विड पेयर हैविंग अपर एंड लोअर बोथ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल है निकोटीन जल लिक्विड पेयर। इन सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि इन लिक्विड पेयर का जो पारस्परिक सोल्यूबिलिटी वक्र होता है वो साइक्लिक होता है। यहाँ बिंदु एस व एस डेस, एस तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन तथा
एस डेज लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन पॉइंट होते हैं। अब बिंदु ए तथा बी क्रमशः निकोटीन के जल में तथा जल बी जल का निकोटीन में कंपोजिशन को शो करता है। जहां टेम्परेचर Ts 208 डिग्री सेल्सियस है तथा Ts डैश का मान 60.8 डिग्री सेल्सियस है तथा एस डैश की संगत जो कंपोजिशन है वो 32% निकोटीन है। यहाँ 32% क्या है? निकोटीन है। लेकिन ये साइक्लिक वक्र है, इसके बाहर किसी भी ताप पर निकोटीन एवं जल मिसिबल लिक्विड होते हैं। नाउ डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव होता है, इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट होता है। इसे क्रिस्मर ने बताया कि उन्होंने अध्ययन किया कि एथेनॉल पेट्रोलियम सिस्टम का। उन्होंने बताया कि एथेनॉल पेट्रोलियम सिस्टम में 1% जल एथेनॉल में प्रेजेंट होने से उसके सैविलियन ताप या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में 17 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। इफ इम्प्योरिटी इज सोल्यूबल इन वन ऑफ द टू लिक्विड्स, यदि टू लिक्विड्स दिए हुए हैं उनमें से किसी एक घटक में इम्प्योरिटी सोल्यूबल है तो उस सिस्टम का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जैसे 0.1 m नेफ्थलीन पर मोल वाटर में मिलाने पर जो फिनोल वाटर सिस्टम है उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। और यदि यह इम्प्योरिटीज सोल्यूबल है इन बोथ लिक्विड्स तो उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। जैसे यदि सक्सिनिक एसिड को फिनोल वाटर सिस्टम में मिलाएंगे तो इस सिस्टम का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसे नेगेटिव साल्टिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया पार्शियल इमिसिबल लिक्विड्स, जिसमें 3 टाइप्स के हो गए। एक तो वे लिक्विड पेयर जिनका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर अपर हो, जिनका लोअर हो। थर्ड, जो बोथ अपर एवं लोअर रखते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया कि इम्प्योरिटीज का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इमिसिबल लिक्विड, अमिश्रणीय द्रव्य। जो कि अमिश्रणीय द्रव्य है तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो भी प्रत्येक लिक्विड है वो इंडिपेंडेंटली होता है, वो बिहेव करता है इंडिपेंडेंटली और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक लिक्विड है वह अपना खुद का वेपर प्रेशर रखता है एंड टोटल वेपर प्रेशर होता है समेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट्स। जैसे ए व बी इमिसिबल लिक्विड है और उनके वेपर प्रेशर पीए तथा पीबी है, तो डोल्टन के पार्शली प्रेशर सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा? P बराबर पीए प्लस पीबी। इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ वेपर, तो हम आदर्श गैस समीकरण से लिख सकते हैं कि पी ए वी बराबर NaRT एवं पी बी इंटू वी बराबर NbRT। जैसे हम लिख सकते हैं कि पी ए अपॉन पी बी बराबर Na/RT, जहाँ Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन वेपर स्टेट तथा Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन वेपर स्टेट। चूँकि हम जानते हैं कि मोल्स बराबर होते हैं मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो पी ए बराबर हो जाएगा WA अपॉन MB तथा PB बराबर क्या हो जाएगा? WB अपॉन
mb। तो इसे लिखेंगे PA/PB बराबर WA/WB इंटू MB अपॉन MA। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि WA/WB बराबर PA इंटू MA अपॉन PB इंटू MB। हम इसे कह सकते हैं कि मास ऑफ द टू कंपोनेंट्स डिपेंड करता है अपॉन द मोलर मास एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट वे। अब हम डिस्कस करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। ये जो इक्वेशन है हमने भी इमिसिबल लिक्विड में ये जो इक्वेशन ज्ञात की है, ये स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है। सबसे पहले स्टीम डिस्टिलेशन किन के लिए यूज हो जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आइदर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट या डिसोसिएटिव हो जाते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिसोसिएटिव हो जाते हैं या हायर बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कौन कौन से लिक्विड हो सकते हैं? एनिलीन है, बेंजेल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन है, जो कि वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं। इस मेथड के स्टीम डिस्टिलेशन मेथड द्वारा प्यूरिफाई किए जाते हैं और इनका मास इस सूत्र के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेल्सन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो नेल्सन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि जब हम किसी सोल्यूट को टू इमिसिबल सोलवेंट या लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों सोलवेंट में उसकी कंसंट्रेशन का अनुपात स्थिर रहता है। यदि जो सोल्यूट है वो दोनों लिक्विड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है। तो सबसे पहले बर्तलोता जंग फ्लेस ने देखा, उन्होंने कार्बन डाइसल्फाइड उन्होंने देखा कि यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन कि द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन द टू सोलवेंट, तो देन द रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ द आयोडीन। इफ तो उन्होंने बताया कि यदि कार्बन डाइसल्फाइड में डिफरेंट कंसंट्रेशन का बना हुआ आयोडीन सॉल्यूशन आंसू जल के साथ हिला दिया जाए और फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये जो मिक्सचर बनेगा वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो लेयर बन जाएगी वाटर की लेयर बन जाएगी और दूसरी कार्बन डाइसल्फाइड की लेयर बन जाएगी। इस प्रकार हमें आयोडीन का वाटर था कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्सचर प्राप्त होगा और इसके लिए ये दो लेयर बन जाएगी, जिसमें ये तो कंसंट्रेशन है वाटर की एक फर्स्ट लेयर और दूसरी हो जाएगी CH2 लेयर। और देखेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की सांद्रता अपॉन वाटर में आयोडीन की कंसंट्रेशन, इसे एक कांस्टेंट K के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां K को डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। या इस जो ये है लो है, इसे कभी कभी हम या ये जो K है इसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो। तो इसके लिए माना कि A व B टू इमिसिबल सोलवेंट हैं जो कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, और अक्स क्या है? एक सोल्यूट है जो कि इन दोनों सोलवेंट में सोल्यूबल है। तो इसके लिए माना कि ये ना कि म्यू वन क्या है? लिक्विड ए में सोल्यूट का केमिकल पोटेंशियल है, तब म्यू2 लिक्विड बी में सोल्यूट का केमिकल पोटेंशियल है। हम केमिकल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू1 बराबर म्यू1 नोट प्लस RT ln A तथा म्यू2 बराबर म्यू2 नोट प्लस RT ln A2, जहां A1 एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट X इन लिक्विड A तथा A2 एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट X
इन लिक्विड बी में रिप्रेजेंट करता है। 8 इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि μ1 बराबर μ2, अर्थात μ1 नोट प्लस RT ln A1 बराबर μ2 नोट प्लस RT ln A2, या हम इसे लिख सकते हैं ln A1 अपॉन A2 बराबर μ2 नोट माइनस μ1 नोट अपॉन RT। We know that कि at constant temperature μ1 नोट and μ2 नोट are constant, so above equation ln A1 अपॉन A2 बराबर constant, या इसे हम लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर constant। For dilute solution the ratio of activity is almost equal to the ratio of concentration, so हम इसे लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर C1 अपॉन C2 बराबर कांस्टेंट, या इसे C1 अपॉन C2 को कांस्टेंट को K के बराबर लिख सकते हैं, और इसे ही हम नॉनसन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। नाउ डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ नॉनसन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फर्स्ट है कि विले का निष्कर्षण अर्थात एक्सट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटीज, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि सोल्यूट की ए व बी में कंसंट्रेशन C1 था C2 है तथा सोल्यूबिलिटी S1 था S2 है, तो इसे लिख सकते हैं कि C1 अपॉन C2 बराबर S1 अपॉन S2 बराबर K, वेयर K इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। यदि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का मान ज्ञात हो तो हम सोल्यूबिलिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड है कि विले का संगुणन या एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे C1 अपॉन C2 की पावर 1/n बराबर K। लोग लेने पर हम लिखेंगे log C1 माइनस 1 अपॉन n log C2 बराबर log K, जहाँ से log C1 बराबर 1 अपॉन n log C2 प्लस log K प्राप्त होता है। अब log C1 तथा C2 के बीच में प्लॉट करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो ओरिजिन से नहीं गुजरती है, जिसके लिए log के इंटरसेप्ट होता है, तथा स्लोप 1 अपॉन n होता है। हम यहाँ से n का मान ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ है वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे एक सूत्र फॉर्मूला C1 अपॉन C2 1 माइनस अल्फा बराबर K से ज्ञात किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, फिर है डिसिल्वराइजेशन ऑफ